हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेक बोर्ड की तरफ से अपलोड किया है और ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टोटल समय निर्धारित किया गया है 1.5 घंटा का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। देखिए फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हम लोगों को पता है कि F इक्वल टू होता है R/2 या फिर R इक्वल टू होता है 2 × F। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? मतलब प्रकाश के अपवर्तन, इसका मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तब उसका कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए ये उत्तल लेंस है मतलब कन्वेक्स लेंस है, हमें इसका क्या निकालना है? क्षमता मतलब पावर। तो देखिए P इक्वल टू होता है 1/f। तब हम यहाँ f के बदले क्या लेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 मीटर। ठीक है, तो 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। और अगर ये मीटर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर पावर क्या होगा? -1। ठीक है, और इस मीटर पर पावर -1 के बदले हम यहाँ पर लिख देंगे d। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी लेंस का पावर का यानी कि क्षमता का जो SI यूनिट है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना है कि कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो जब कन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ होगा प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिया है +1 मीटर। तो इस तरह से इसका आंसर आया है +1 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 डायोप्टर। अगर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के बदले कनकेव लेंस होता तब इसका आंसर माइनस में आता, मतलब F लेते माइनस में, नेगेटिव, तब पावर भी हमारा आता नेगेटिव में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस, तो इसका हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ निकालना है। तो F इक्वल टू क्या होता है? जब P इक्वल टू होता है 1/f तो F इक्वल टू होगा 1/p। क्लियर है? अब देखिए 1 और इस P के बदले हम क्या लिखेंगे? तो P के बदले लिखेंगे हम 4 डायोप्टर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि 1/4 क्या होगा। देखिए इसको फिर से समझिए, क्या दिया हुआ है? हमें निकालना है फोकल लेंथ, यानी F इक्वल टू हो जाएगा 1/p। ठीक है, तब क्या होगा? 1p के बदले 4 डायोप्टर। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर कनकेव लेंस है तो यहाँ पावर होना चाहिए था माइनस में, मतलब -4 डायोप्टर। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको मिस्टेक मानेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर चिन्ह को ध्यान में नहीं रखेंगे तब उसके अनुसार आंसर क्या आएगा। तो अब देखिए 1/4 है यहाँ, तो 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर आएगा 0.25। ठीक है,
और देखिए ये डी है, तो डी तो हमारा नीचे था, इसको समझिए। ऐसे भी एफ निकालेंगे तो आंसर आएगा मीटर में। फिर भी समझा देते हैं कि डी के बदले हम क्या लिखेंगे, मीटर पर पावर -1। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर पावर +1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आया 0.25। लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो इस तरह से 0.25 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, ये हो गया 2500, 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब आंसर क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वाहन के अग्रदीपों, ध्यान से समझिएगा, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, मतलब कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब इमेज बनता है, वह कौन सा भाग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो इसका आंसर होगा अनंत, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है फार पॉइंट। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, तो इनफाइनाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परितारिका, मतलब आइरिस। और एक बात और याद रखना है कि आइरिस को ही आँख का कलरफुल पार्ट माना जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे आँख का रंगीन भाग कौन सा होता है, रंगीन भाग का क्या नाम है, तो हम लोग बोलेंगे आइरिस, मतलब परितारिका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मतलब इमेज का नेचर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्टा और वास्तविक, मतलब इन्वर्टेड और रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का। याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और अगर हम इसको जूल में जानना चाहें तब इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कूलाम किसका एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर होगा विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर कैसा डिवाइस है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब क्वेश्चन में है कि वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यह किस प्रकार का रिएक्शन को बतलाता है। तो इसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझिए इसको, देखिए H2O है, अगर हम इसको इसका विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। यानी यहाँ से 2 मॉलिक्यूल निकल कर के आ रहा है, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो जो रिएक्टेंट में सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल कंपाउंड है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट का बात करते हैं तो यहाँ 2 अलग अलग सब्सटेंस निकल कर के आ रहा है।
तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तब रिएक्टेंट में ध्यान से देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस है प्रोडक्ट में इस हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एक फिगर दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसमें किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहाँ कील क्या है, लोहे की कील है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। ये है कॉपर सल्फेट और ये क्या है, कील है, मतलब ये लोहे की कील है, आयरन है। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तब कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस खुद जुड़ जाएगा और बनाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा। यानी कि फेरस जो है कॉपर को अलग कर दिया, यानी डिस्प्लेस किया। तो इसलिए इसमें किस प्रकार का रिएक्शन दिख रहा है, तो हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी फेरस ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, यानी नेचुरल इंडिकेटर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिटमस पत्र, यानी लिटमस पेपर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वह विलयन क्षार होगा, मतलब वह सॉल्यूशन अल्कली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ। तो बताना है कि ये क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए में दिया है हमें हम क्या लिखा, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, फिर क्या है, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। तो देखिए ये तो बेकार सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी को देखते हैं, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधातु कौन जो है नन मेटल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में अधातु है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। अगर यही मेटल होता तो इसका आंसर हो जाता मरकरी, यानी पारा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमन यानी फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में होता है। तो इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी खाने वाला सोडा है, यही खाने वाला सोडा है। ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये जो अरेंजमेंट है वो किस बेसिस पर है। तो इसका आंसर याद रखना है परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। ठीक है, क्या होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खनिज
यानी कि मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो हमें बताना है कि प्रोपेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए दिया है जल का टूटना, तो ये तो सही है, वाटर ब्रेक करता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, तो ऑक्सीजन भी निकलता है। और ऑप्शन सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो ये गलत है। ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन तो दिया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी, तो इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्काणु। देखिए ये क्या है, ये वृक्काणु होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडाशय द्वारा मतलब ओवरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए ये जो फिगर है ये हाइड्रा का है, और इसमें जो जनन हो रहा है इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग यानी कि मुकुलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असंजात अंग, जिसे विजातीय अंग या एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। देखिए एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चरल प्लान डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे कि पक्षी और चमगादड़ का पंख दोनों दिखने में अलग लगता है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चरल प्लान डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, यानी दोनों में उड़ने के काम में आता है। यानी पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है वो उड़ने के लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 35, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मटर, पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, मतलब बताना है प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घास यानी कि ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है यानी कि हर्बीवोरस। किसी फूड चेन में जो शाकाहारी है वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पोषी स्तर का, यानी कि ये हो गया सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा, जिसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। देखिए जैव मात्रा का मतलब बायोमास, तो हमें बताना था कि इसमें से कौन बायोमास का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका जो मिनिमम स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है,
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।